नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रू IQ के प्लेटफॉर्म पे। और मैं उज्जवल प्रकाश आपके सामने प्रस्तुत हूँ केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उसके ओर्थ को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक से दो क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री में इस सेक्शन से हमेशा पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली अंदाजा अगर लगाइए तो 7 से 10 क्वेश्चन के अराउंड जो क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री से आते हैं। उसमें मेटल और नॉन मेटल जो है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही क्रिस्प और छोटा वीडियो होने जा रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स और ओर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक कन्वे कर दिए जाए। और ये वीडियो जो है वो आप देख लीजिए, और देखने के बाद इसमें एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। हम लोग आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट के तौर पे कुछ शेयर भी करेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये गारंटी है कि आपको 1 से 2 मार्क्स जो है कम से कम आपको ये वीडियो जो है वो दिला देगा। ठीक है, शुरू कर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड उसको पहले कवर कर लेते हैं, और उसके बाद से कुछ MCQ लगा देंगे, ताकि जो भी आपका रिटेंशन है उसका एक आइडिया लग जाएगा। और बाद में फिर ये जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, इसको आप लोग जो है वो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसका एक्सेप्शन क्या है इसको एक बार पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेटल्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल का एक प्रॉपर्टी डक्टिलिटी जो होता है। आखिर डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मेटल जो है उसको हम लोग वायर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं या मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब हो गया वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना। ठीक है, ये होता है डक्टिलिटी। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कौन कौन से मेटल हैं जो हाईली डक्टाइल है। ठीक है, क्योंकि जिसका जितना अच्छा डक्टिलिटी होगा उतना ही अच्छा होगा उससे उसको वायर बनाना। तो इसके लिए दो एक इंपॉर्टेंट मेटल है वो याद रखिएगा। सबसे पहला जो है वायर के फॉर्म में आप किसको किसको बनाते हैं, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड सबसे बेस्ट जब डक्टाइल मेटल है तो इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, तो इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। क्या करते हैं? ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। दूसरा जो है वायर का यूज हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग दूसरा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया जो मेटल होता है जो कि डक्टाइल भी होता है वो होता है आपका सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर होता है क्योंकि इससे हम लोग वायर बनाते हैं। दूसरा एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होता है? वैसा प्रॉपर्टी जिससे हम लोग मेटल को शीट्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किसके फॉर्म में? शीट्स के फॉर्म में। शीट्स के फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग मैलेबल बोलते हैं। तो ये जो सबसे मैलेबल कौन होता है, तो ये भी जो है वो गोल्ड होता है। सबसे ज्यादा मैलेबल कौन होता है, तो गोल्ड होता है। तो दो क्वेश्चन यहां से, एक डक्टाइल और दूसरा मैलेबल। सबसे हाई डक्टाइल कौन है, तो गोल्ड और सिल्वर, और सबसे मैलेबल कौन है, तो गोल्ड। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग इससे रिलेटेड अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो फैक्ट है वो है आपका कंडक्टिविटी। अगला जो फैक्ट है मेटल से रिलेटेड वो है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए कंडक्टिविटी का मतलब हो गया है कि कौन सा मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। नॉर्मली जो सारे मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और उनका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है आपका सिल्वर। ठीक है, वो होता है आपका सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अब सवाल कहां से बनेगा, तो एक्सेप्शन से। अब यहाँ का एक्सेप्शन क्या है? यहाँ का एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा कि मेटल होने के बावजूद भी जो सबसे बैड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर की तरफ जिसका रुझान हो जाता है वो कौन सा मेटल है, तो वो आपका मेटल है दो मेटल। एक हो गया आपका मरकरी और एक हो गया लेड। मरकरी और लेड, ये जो है मेटल होते हुए भी, मेटल होते हुए भी क्या है, बैड कंडक्टर। क्या है? बैड कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो है वो एक एक्सेप्शन बन जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा चीज पढ़ा? तीन चीज। पहला
डक्टिलिटी, दूसरा मैलेबिलिटी, तीसरा कंडक्टिविटी। डक्टिलिटी का मतलब हो गया जिसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलेबिलिटी का मतलब हो गया जिसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कंडक्टिविटी का मतलब हो गया जो कौन अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे तो सारे मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर, और जो खराब कंडक्टर है वो दो नाम याद रखिएगा, एक है लेड और एक है मरकरी। क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है, कि सबसे बैड कंडक्टर कौन है, बैड कंडक्टर कौन है मेटल्स के कैटेगरी में, तो वो है आपका मरकरी और लेड, मरकरी और लेड, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फैक्ट्स के दौरे को आगे लेके चलते हुए। पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है मरकरी, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। देखिए मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो हार्ड होता है, ठीक, और सॉलिड होता है। तो हार्ड और सॉलिड तो मेटल का प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन इसका एक्सेप्शन कुछ है कि मरकरी जैसा एक मेटल है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सॉफ्ट मेटल, ठीक है। दो मेटल हैं जो सॉफ्ट मेटल के कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली क्या बात किया हमने कि मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट मेटल है वो हमारा एक्सेप्शन है। तो दो ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट हैं जिनको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो वो कौन सा मेटल है, तो वो है आपका सोडियम, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये जो है वो क्या है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट पे आते हैं, कौन सा ऐसा मेटल है जो हाथ में रखने पे ही मेल्ट हो जाता है, जो हाथ में रखने पे ही मेल्ट हो जाता है। तो उसके लिए दो मेटल है, याद रखिएगा, एक है गैलियम, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका है सीजियम। गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है, यानी हाथ पे रखने पे मेल्ट कर जाता है। तो दो फैक्ट याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड है, तो मरकरी, सॉफ्ट कौन है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, और हाथ में यानी बॉडी टेम्परेचर पे कौन मेल्ट हो सकता है, तो वो है आपका गैलियम और सीजियम, ठीक है। अब आते हैं कि हमने पढ़ा है कि मेटल का एक क्वालिटी होता है लस्ट्रस होने का, मेटल का एक क्वालिटी होता है लस्ट्रस होने का, यानी शोभायमान या चमकीला होने का। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि लस्ट्रस नहीं होते हैं, जो कि लस्ट्रस नहीं होते हैं, यानी उनमें चमक नहीं होती है। तो वैसा कौन सा एक्सेप्शन है, तो वैसा एक्सेप्शन है आपका सोडियम, वैसा एक्सेप्शन है सोडियम, और एक और है लेड, सोडियम और लेड, ठीक है, सोडियम और लेड। सोडियम क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इसमें लस्टर नहीं होता है, और लेड जो है ये भी जो है वो लस्ट्रस नहीं होता है। तो ये हमारा एक्सेप्शन है। ये सारा जो चारों पॉइंट है, ये एक एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा प्रीवियस ईयर में कुछ पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन उठेगा मेटल्स और नॉन मेटल सेक्शन का, तो हमेशा क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सेप्शन पे है। तो ये जो है एक्सेप्शन ही आपका जो है वो एक क्वेश्चन हमेशा से बनता है, ठीक है ना। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। चलिए आगे के कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। हम जानते हैं कि मेटल जो है वो नेचर में प्रेजेंट रहता है, तो कुछ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, कुछ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो सारे मेटल्स बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी मेटल होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द मेटल कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे, तो बेसिक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन कौन कौन सा है, दो एक्सेप्शन है आपका, एक हो गया एल्युमिनियम और दूसरा हो गया जिंक। एल्युमिनियम और जिंक जो है ये क्या होते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हो गया कि वैसा मेटल जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल यानी नेचर ऑफ एम्फोटेरिक मेटल। तो वो कौन कौन सा हो गया, एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने कवर किया कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। एक्सेप्शन है एल्युमिनियम और जिंक जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। बढ़ते हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन होता है, वैसा मेटल जो सबसे हल्का होता है, ठीक है। सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है, तो सबसे हल्का मेटल होता है आपका लिथियम, सबसे हल्का मेटल होता है लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है वो सबसे हल्का मेटल होता है। सबसे लाइटेस्ट मेटल का कोई बात करे तो लिथियम, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है। फिर बात करते हैं हम लोग हेवीएस्ट मेटल कौन सा होता है। हेवीएस्ट मेटल होता है आपका ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो आपका हेवीएस्ट मेटल होता है। जो सबसे भारी मेटल है वो कौन सा है, वो ऑस्मियम है। फिर बात करते हैं हम लोग सॉफ्टेस्ट एलिमेंट। सॉफ्टेस्ट एलिमेंट क्या होता है, सॉफ्टेस्ट एलिमेंट होता है आपका टाल्क।
टाल्क, जो नॉर्मली हमने पाउडर, जो हम लोग जो बॉडी पाउडर यूज करते हैं उसको बोलते हैं ना टैल्क, तो वही टैल्क जो है वो क्या होता है, वो सबसे सॉफ्टेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि नॉन सिल्वरी मेटल। अभी हमने बात किया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे मेटल्स क्या होते हैं, वो सिल्वरी व्हाइट इन अपीयरेंस होते हैं, लेकिन एकमात्र दो ऐसे एलिमेंट हैं या दो मेटल हैं ऐसे जो कि नॉन सिल्वरी होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर जो है दो ऐसे मेटल हैं जो कि एक्सेप्शन है, वो नॉन सिल्वरी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो सिल्वर का अपीयरेंस या सिल्वरी अपीयरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, सिल्वरी और अपीयरेंस नहीं देते हैं। लेकिन सिल्वर तो देखें, इसका नाम ही सिल्वर है, तो ये तो मान लीजिए कि एक्सेप्शन के केस में नहीं बनता है। लेकिन हम लोग गोल्ड के बारे में बात कर लें, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड क्यों दिखता है येलो, मतलब नॉर्मली सारे सिल्वर जो है, सारा जो मेटल है वो तो सिल्वरी व्हाइट है, लेकिन इसमें जो गोल्ड है वो आपको सिल्वरी क्यों नहीं दिखता है? इसका एकमात्र कारण है कि गोल्ड क्या करता है कि ब्लू और वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और येलो लाइट को एमिट करता है। कौन कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है? तो ब्लू और वायलेट जो लाइट है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और येलो लाइट को इमिट करता है, इसलिए ये येलो दिखाई देता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोल्ड जो है वो कौन कौन सा जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लू लाइट और वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो येलो दिखाई देता है। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो सिल्वरी व्हाइट दिखाई देते हैं, लेकिन ये गोल्ड एक्सेप्शन है जो कि ब्लू और वॉयलेट को ही एब्जॉर्ब करता है और येलो लाइट को इमिट कर देता है, इस वजह से ये इस कलर का दिखता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए, मेटल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ये डिटरमाइन करता है कि कौन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, कौन जो है वो माइल्डली रिएक्टिव है और कौन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए एक निमोनिक्स है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। एक दो बार इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपको निमोनिक्स याद हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला है प्लीज, तो इस सब जो भी ये निमोनिक्स में एक एक वर्ड दिया हुआ है, इस सब एक एक वर्ड का एक एक लेटर जो है वो इससे एक एलिमेंट का नाम है। जैसे प्लीज है तो पी से यहाँ पे हो गया पोटेशियम, ठीक है, एस से हो गया आपका सोडियम, सी से हो गया आपका कैल्शियम, एम से हो गया आपका मैग्नीशियम, सी से हो गया कार्बन, जेड से हो गया जिंक Zn, आई से हो गया आपका आयरन यानी Fe, ट्राई से टिन, एल से लेड यानी Pb, एच से हो गया आपका हाइड्रोजन, कॉपर तो कॉपर है, एस से यहां हो गया सिल्वर और ये हो गया गोल्ड, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए ये बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। जो पहले के 3 है यानी 1, 2 और 3, ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है। जो लास्ट के 3 है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। अब इसमें से बस 2 चीज समझिए, ज्यादा इसको डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली इस टॉपिक का जो है वो बहुत ज्यादा हवा हो जाता है, लेकिन उतना आपको करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 पॉइंट समझिए और इसको फिर हम लोग दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये 3 जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो ये इतने रिएक्टिव होते हैं ना कि ये कोल्ड वाटर जो होता है ना, ठंडा पानी, उससे भी रिएक्ट कर लेते हैं। और इसी वजह से हम लोग ये क्वेश्चन देखते होंगे कि पोटेशियम और सोडियम को हम लोग वाटर में भी स्टोर करके नहीं कर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको कहां स्टोर करते हैं, तो हम लोग इसको स्टोर करते हैं केरोसिन में, ठीक है, यानी किरासन तेल में या केरोसिन ऑयल में हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम पे एक पॉइंट समझ लेते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, ये एक ऐसा है जो कि आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। किससे? हॉट वाटर से। 2 पॉइंट ये हो गया। एक लास्ट पॉइंट और समझ लीजिए, जिंक, आयरन और इसके बाद जो है यहां तक, मतलब ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सब क्या होता है, ये आपको हमेशा कॉपर तक, ये हमेशा जो है वो आपको स्टीम से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टीम से कौन कौन रिएक्ट करेगा, तो स्टीम से आपका रिएक्ट करेगा जिंक, आयरन और कॉपर, जिंक, आयरन और कॉपर। बस यही 3 चीज आपको समझना था रिएक्टिविटी सीरीज में, इससे ज्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट पे एक और चीज हम लोग यहीं से समझ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से ही, कि ये जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है ये हमेशा नेटिव स्टेट में मिलते हैं। नेटिव स्टेट में, नेटिव स्टेट में कहने का मतलब क्या है कि ये इतने लीस्ट रिएक्टिव हैं कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इवन जो है वो ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके कोई ऑक्साइड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो 2 सवाल समझिए यहां से, क्या है, कौन कौन से मेटल हैं जो कि नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं,
यानी लीस्ट रिएक्टिव है, तो कौन हो गया, सिल्वर और गोल्ड। और दूसरा कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ऑक्साइड नहीं बनाता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, तो वो भी हो गया आपका सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहां पे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक दो सवाल और बनता है आपका, मेटल का क्या रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ। ठीक है, तो मेटल के साथ जब भी कोई एसिड का रिएक्शन होगा, यानी मेटल प्लस अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एसिड का सॉल्ट बनेगा, यानी एसिड सॉल्ट, या फिर उसको एसिड सॉल्ट के जगह पे हम लोग उसको बोल सकते हैं कि मेटल सॉल्ट जो है वो बनेगा, मेटल सॉल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है कि जब भी मेटल जो है किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इसके एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन क्या है आपका, एक्सेप्शन है कि एक एसिड है जिसका नाम है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा कि मेटल सॉल्ट तो बनाएगा, लेकिन चूंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है कि ये जो H2 निकलेगा इसके साथ अपना ऑक्सीजन कंबाइन करा के वाटर फॉर्मेशन कर देगा। तो ये एक एक्सेप्शन है कि मेटल और एसिड नॉर्मली मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन एक HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड है जो कि H2 गैस रिलीज नहीं करता है, H2 गैस रिलीज नहीं करने देता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन और है कि दो ऐसे मेटल हैं जो कि इसके साथ होने के बावजूद भी, यानी नाइट्रिक एसिड होने के बावजूद भी आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे। और वो कौन कौन सा है, वो हो गया आपका मैग्नीशियम और एक हो गया मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्शन के बाद भी मेटल सॉल्ट तो देंगे ही देंगे और हाइड्रोजन भी देंगे। तो तीन बातें याद रखना है, सामान्य तौर पे नॉर्मल सिचुएशन में मेटल और एसिड रिएक्शन होगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दूसरा इसका एक्सेप्शन है कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जब हम लोग यूज करेंगे एसिड की जगह पे, तो चूंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है तो वो हाइड्रोजन गैस का रिलीज नहीं होने देगा। वो क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन देके उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन ये है कि दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड होने के बावजूद भी आपको हाइड्रोजन गैस देंगे। वो कौन कौन से हैं, वो है मैग्नीशियम और दूसरा है मैग्नीज। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट हम लोग सेक्शन ले लेते हैं मेटल्स में, कि मेटल्स और उसके ओर्स कौन कौन से होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और मेटल और ओर से रिलेटेड क्वेश्चन एक हमेशा फंसता है, तो इसलिए हमने इसका भी एक कंपाइलेशन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एक सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, उसका नाम है कैरनलाइट। कैरनलाइट याद रखिएगा कि मैग्नीशियम का और कौन सा है, तो कैरनलाइट है। ठीक है, इसके अलावा एक डोलोमाइट भी जो है वो इसी का और होता है, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट भी जो है वो आपका इसी का और होता है। फिर बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम का एक इंपॉर्टेंट और होता है, आप सब लोग जानते हैं, बॉक्साइट होता है। एक तो इंपॉर्टेंट और है जो सबको जानता होगा, बॉक्साइट। दूसरा जो है वो याद रखिएगा वो होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट एडिशन है आपके लिए, क्रायोलाइट। ये याद रखिएगा, ये भी जो है वो एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड होता है। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का याद रखिएगा सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर जो है वो पोटेशियम का और होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये हिस्ट्री से रिलेटेड भी है कि जो सॉल्ट पीटर है वो डच कहां से लेके जाते थे, तो वो हमारे बिहार से सॉल्ट पीटर लेके जाते थे। ठीक है, तो ये पोटेशियम का, ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि डच जो है वो यहाँ से बिहार से क्या लेके जाते थे, तो वो सॉल्ट पीटर लेके जाते थे। ठीक है, तो पोटेशियम का जो ओर है वो क्या है, सॉल्ट पीटर, इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग मरकरी में। आप लोग सबको जानते होंगे सिनाबार जो है, या सिनेबार जिनको हम लोग बोलते हैं, जिसको वो हो गया आपका मरकरी का ओर। ठीक है, सिनेबार। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूरेनियम पे। यूरेनियम का होता है आपका पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो है वो आपका यूरेनियम का ओर है। ठीक है, फिर हम लोग थोरियम पे बात कर लेते हैं। तो थोरियम हम लोग कहां से लेते हैं, तो मोनाजाइट सैंड से, मोनाजाइट से। ठीक है, मोनाजाइट से। ठीक है, तो ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट मेटेलिक ओर हो गया। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, यहां से भी एक सवाल बनने का पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा मालूम होता है। ठीक है ना, फिर हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दो चार बातें जो है वो हम लोग मेटलर्जी से रिलेटेड समझ लेते हैं। 4 पॉइंट हम इस मेटलर्जी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आए हैं और जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना भी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग क्या है, ये एक मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसके ओर से। ठीक, उसके ओर से
एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है। तो ये होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, तो नॉर्मली क्या होता है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है या फिर सल्फाइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब भी वो ऑक्साइड अपने ऑक्साइड के फॉर्म में हो, यानी जो मेटल है उसके साथ उसका ऑक्साइड जुड़ा हुआ हो, यानी ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बना हुआ हो, या फिर सल्फर जुड़ा हुआ हो जिससे वो सल्फाइड का कोई कंपाउंड बना हुआ हो, सल्फर या सल्फाइड का कोई कंपाउंड बना हुआ हो, तो उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो होता है रोस्टिंग, ठीक है। सिंपल इतना ही याद रखिएगा कि जब भी किसी मेटल सल्फाइड को या मेटल ओर को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि सल्फर के साथ कंपाउंड बनाए हुए है, यानी सल्फाइड बनाए हुए हैं, तो उसको हम लोग किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो होता है आपका रोस्टिंग। इसके अलावा इसमें एक और चीज याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा एयर सप्लाई दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा एयर सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, एयर सप्लाई दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही, रोस्टिंग में कुछ नहीं। कुछ इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है सल्फर, ठीक है। ये जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो हम लोग रोस्टिंग के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कैल्सिनेशन पे, जैसा कि नाम है कैल्सी, ठीक। तो इसमें याद रखिएगा यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोनेट को, यानी वैसा मेटल जो अपने कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसका नाम है कैल्सिनेशन, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से लिंक कर लीजिएगा इसको कि कैल्सिनेशन क्या है, तो कार्बोनेट वाला जो मेटलिक ओर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। और यहाँ पे कैच है, ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो लिमिटेड एयर सप्लाई में किया जाता है। क्या होता है, लिमिटेड एयर सप्लाई में, लिमिटेड एयर सप्लाई में, लिमिटेड एयर सप्लाई में, ठीक है, लिमिटेड एयर सप्लाई में। और इसका एक एग्जांपल है जिंक, इसका एक एग्जांपल है जिंक, ठीक है, ये याद रखिएगा। दो बातें हो गई, एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। चलिए दूसरा बात हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस नॉर्मली हम लोग वैसे मेटल्स के लिए करते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज जो होती हैं। तो जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सारे जो हैं वो क्या करते हैं, हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। मेटलर्जी में उनका हम लोग इस तरीके से रिफाइनिंग करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका कॉपर हो गया, ठीक है, फिर आपका सिल्वर हो गया, ठीक, गोल्ड हो गया। इसका जो रिफाइनिंग का एक जो इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड और के लिए हम लोग एक्वारेजिया भी जानते ही हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो आपका HCl हम लोग यूज करते हैं। जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और NO3 का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1, ठीक है। तो ये भी एक एडिशन हो गया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं थर्माइट रिएक्शन के बारे में। देखिए थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन होता है आयरन यानी Fe2O3 का किसके साथ होता है, तो वो होता है आपका एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ पे क्या होता है कि खूब सारा हीट जनरेट होता है, ठीक है, खूब सारा हीट जनरेट होता है, जिसके वजह से आयरन जो है वो क्या होता है, ये आपका मोल्टेन स्टेट में मिलने लगता है, मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। और यही जो थर्माइट प्रोसेस है, यही थर्माइट प्रोसेस क्या होता है आपका, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके वेल्डिंग में यूज किया जाता है। जो रेलवे ट्रैक्स में अगर किसी तरीके का कोई जो डिफॉर्मिटी आ जाता है या अगर उसमें कोई क्रैक्स आ जाते हैं तो उनको भरने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम लोग थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं, या थर्माइट रिएक्शन वहां पे हम लोग कराते हैं। फिर वहां पे हम लोग को मोल्टेन आयरन मिलता है और उससे उसका हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं या उसके क्रैक्स को भर देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक्स को ठीक करने के लिए या उनके क्रैक्स को ठीक करने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है, तो थर्माइट रिएक्शन। इसमें कौन कौन सा मेटल यूज होता है, तो आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो आपको यहाँ पे इस रिएक्शन में मोल्टेड स्टेट में मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट अलॉयज जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये कुछ 5 जो है हमने आपके लिए लिस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के हिसाब से निकाल के लाया है। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन अगर यहाँ से अलॉय से आता है तो एक क्वेश्चन फंसने का पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। पहला देख लेते हैं जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर के बारे में बात करें, जर्मन सिल्वर जो है आपका बना हुआ होता है कॉपर का, जिंक का और निकेल का, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकेल, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल, ये याद रखिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं गन मेटल के तरफ। गन मेटल के लिए याद रखिए कि यहां तक ये दोनों जो पॉइंट है यानी कॉपर, जिंक तो इसमें रहेगा, ठीक है, लेकिन 2 इसमें ऐड हो जाएगा। वो कौन कौन सा है, एक हो जाएगा आपका टिन यानी SN और दूसरा लेड, ठीक है, लेड यानी PB,
ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बता देते हैं आपको सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? जो सोल्डिंग आयरन होता है। नॉर्मली हम लोग वैसे मेटल का इसमें यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम होता है, ताकि वो जैसे ही हीट मिले वो मेल्ट हो जाए और जो दो मेटल्स को जिनको हमको जोड़ना है, सोल्ड करना है, वहां पे वो इकट्ठा हो जाए और दोनों को जोड़ने का काम करे। तो इसके लिए जो है वो एक छोटा ट्रिक भी है, इसको याद कर लीजिएगा। बाद में फिर मैं इसको याद करने के लिए भी आपको थोड़ा हेल्प कर दूंगा। देखिए, अगर आपको सोल्जर बनना है या सोल्डर या सिपाही बनना है, सोल्डर याद रखिए सोल्जर से, तो शंकर पार्वती का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, यानी भगवान शंकर और पार्वती का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो शंकर से याद रखिएगा SN, ठीक है, और पार्वती से याद रखिएगा PB, ठीक है, पार्वती, ठीक है। तो शोल्डर का हो गया आपका शंकर पार्वती यानी SN और PB। फिर ब्रास के बारे में बात करें, ब्रास अब बहुत आसान है, इसको आप लोग जानते ही होंगे, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक जो है ये आपका ब्रास होता है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील पे। स्टेनलेस स्टील में होता है आपका आयरन, ठीक है, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ठीक है, निकल और कार्बन। इसको देखिए, इससे एक और सवाल बनता है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग आयरन के टर्म्स में। देखिए, जो बेस एलिमेंट है स्टील का वो तो आयरन ही है, बेस एलिमेंट क्या है? आयरन है। आयरन जो है, जो अपने जब प्योर फॉर्म में होता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं रॉट आयरन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉट आयरन, ठीक है, WOURUGST, रॉट आयरन, ठीक। ये जब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसको हम लोग हार्ड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें कार्बन ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ कार्बन, ठीक। जब हम लोग एडिशन ऑफ कार्बन करते हैं तो ये भी सवाल आता होगा कि कितना कार्बन आखिर डालते हैं। तो 0.01% या कभी कभी 0.1% या फिर 0.005%, कुछ इतना मानिए स्मॉल क्वांटिटी में जो है हम लोग आयरन ऐड करते हैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब इसमें हम लोग आयरन ऐड कर देते हैं तो हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, ठीक। डिटेल में और भी कास्ट आयरन का अलग अलग वैरायटीज हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये याद रखिए कि जो वीक होगा यानी जो सॉफ्ट होगा उसको हम लोग रॉट आयरन बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होगा कार्बन एडिशन के बाद उसको हम लोग कास्ट आयरन बोलेंगे, ठीक है। तो अब तो ये हो गया। तो स्टेनलेस स्टील तो हम जानते ही हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि उसमें आयरन तो है ही, कार्बन ऐड करके उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। तो दो बात। फिर बच गया क्रोमियम और निकल। तो क्रोमियम और निकल क्यों बनाया जाता है? ताकि ये स्टेनलेस रहे यानी रस्ट प्रूफ रहे। तो यहाँ पे हम लोग क्रोमियम और निकल ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक सामान्य सा एक्सप्लेनेशन। इसको याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा चीज क्या है, जैसे ब्रास हो गया, ब्रास में निकल जोड़ दीजिए तो वो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। फिर गन मेटल है, अब क्या है? गन मेटल में कॉपर और जिंक है और उसमें सोल्डर जोड़ दीजिए। तो इसीलिए मैंने ये पांचों पॉइंट जो है वो आपको पांचों ये अलॉय ला के लाया था, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, इन पांचों को याद रखना जरूरी है और ये हमेशा पूछे गए भी हैं, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या मिसलेनियस हैं उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बनता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड बोलते हैं आपको प्लेटिनम को, ठीक है, प्लेटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? फूल्स गोल्ड, ठीक है, यानी मूर्खों का सोना हम लोग किसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं आयरन पाइराइट को, आयरन पाइराइट को, ठीक है, जिसको हम लोग FeS2 भी बोलते हैं, FeS2, ठीक है। इसको हम लोग फूल्स गोल्ड बोलते हैं। आर्टिफिशियल गोल्ड, जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में रोल्ड गोल्ड भी बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड किसको बोलते हैं? वो होता है आपका कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ, ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम का 90% उसमें होता है आपका कॉपर और 10% होता है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिफिशियल गोल्ड या रोल्ड गोल्ड, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग एज ए एंटी वेनम भी यूज करते हैं? एंटी वेनम यानी जहर के अपोजिट काम करने वाला, ठीक है। तो वो होता है आपका ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है। ऑरिक क्लोराइड को हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटी वेनम के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एग और सिल्वर के साथ रिएक्शन। देखिए, एक फेनोमेना है कि जो एग होता है उसका जो योक होता है या ओवरऑल एग में सिल्वर पाया जाता है, ठीक है। और सिल्वर जो है वो रिएक्शन करता है आपका सल्फर के साथ, एक्सक्यूज मी, सिल्वर सल्फर जो है वो पाया जाता है आपका एग में और वो रिएक्ट करता है आपका चम्मच जो कि सिल्वर का बना हुआ होता है वो। तो अगर हम लोग अंडे को चम्मच यानी चांदी के चम्मच से खाते हैं तो एग के अंदर जो सल्फर है वो रिएक्ट करता है आपका सिल्वर के साथ और वो जो है वो एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, Ag2S यानी सिल्वर और सल्फर का कंपाउंड, ठीक है, सिल्वर और सल्फर का कंपाउंड।
तो सिल्वर और सल्फर का कंपाउंड क्या करता है कि जो हमारा सिल्वर का बना हुआ जो स्पून है उसको ब्लैक में टर्न करता है, यानी उसको डैमेज कर देता है। तो इसको ओवरऑल कंसाइज करें तो एग में क्या पाया जाता है, सल्फर, जो हमारा चांदी है जिससे हम लोग चम्मच बनाए हुए हैं, अगर उसके साथ हम लोग एग खा रहे हैं तो उन दोनों का रिएक्शन होगा और जो हमारा सिल्वर है वो डैमेज होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो एग में क्या होता है आपका, सल्फर। ठीक है, सल्फर। ठीक, फिर हम लोग बात कर लेते हैं फोटोग्राफी में, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग कौन से मेटल का यूज करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा, ये भी एक पूछा हुआ सवाल है, सिल्वर ब्रोमाइड। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्शन में जो हम लोग इंक यूज करते हैं, जो इलेक्शन देने के बाद जो हमारे हाथ पे इंक लगाया जाता है, आखिर वो किस केमिकल का बना हुआ होता है, तो वो बना होता है सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके लिए एक और नया नाम याद रखिएगा, नया नाम क्या है, ये नाम है लेकिन नॉर्मली ये कहीं दिखता नहीं है, हर जगह सिल्वर नाइट्रेट ही लिखा रहता है। इसका एक नाम होता है, हम लोग बोलते हैं लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर लूनर कास्टिक दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिल्वर नाइट्रेट ही है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि रैट किलर में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। तो रैट किलर में आपका यूज किया जाता है जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट्स थे मिसलेनियस जो कि इस टॉपिक से आते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, व्हाइट गोल्ड प्लैटिनम को बोलते हैं, फूल्स गोल्ड आयरन पाइराइट को बोलते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड जिसको हम लोग रोल्ड गोल्ड भी बोलते हैं वो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है, जिसमें कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। एंटीवेनम के तौर पे हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो वो होता है ऑरिक क्लोराइड। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एग और सल्फर का रिएक्शन, सिल्वर का रिएक्शन। तो एग में सल्फर होता है जो कि सिल्वर के चम्मच पे रिएक्ट करता है, यानी सिल्वर मेटल से रिएक्ट करता है। फोटोग्राफी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। इलेक्शन इंक में सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम लोग लूनर कास्टिक भी बोलते हैं, और रैट किल में हम लोग जिंक फॉस्फेट यूज करते हैं। एक दो और छूट गया था यहाँ पे, कॉपर के एक्सेस के हो जाने की वजह से जो डिजीज होता है उसको हम लोग विल्सन डिजीज बोलते हैं, विल्सन डिजीज। ठीक है, विल्सन डिजीज। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग जो मेटल यूज करते हैं वो सीजियम। ठीक है, सीजियम। यही सीजियम जो है मैंने इनिशियली ही बताया था कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है, और यही सीजियम जो है वो एटॉमिक क्लॉक में भी यूज किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक में। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो था हमारा मिसलेनियस था इस टॉपिक का, और इसके साथ ही हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड जो एक पीडीएफ है वो आपको हम अपने तरफ से एक गिफ्ट के तौर पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको जाके एक बार डाउनलोड करके और गो थ्रू कीजिएगा। उसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो अटैच किए गए हैं, मुश्किल से वो 2-4 पेज का ही पूरा का पूरा नोट्स है, उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, 5 से 10 मिनट लगेगा उसको पढ़ने में, और वहां से आपको 1 से 2 सवाल मेटल्स और नॉन मेटल और उसके ओर से अगर जो सवाल आएंगे वो कंप्लीटली जो है वो उसी से फंसने वाले हैं, अगर वहां से सवाल बनते हैं तो। ठीक है, तो इसके साथ ही आज के डिस्कशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक के साथ जो एग्जाम के लिए फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो है बिल्कुल सर पे है, और हम चाहते हैं कि आपको वैसा ही कुछ कंटेंट जो है वो शॉर्ट में प्रोवाइड कराया जा सके जो कि आपके मार्क्स में वैल्यू एडिशन कर सके। एक एक दो दो मार्क्स का जो भी छोटा छोटा टॉपिक है उसका हम लोग छोटा वीडियो बना के आपको देंगे लास्ट मोमेंट में, 5-5 10-10 मिनट का वो वीडियो 2x पे भी आप देख सकते हैं जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उन सब से आप एक प्रॉपर रिवीजन कर पाइएगा और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।